12 दिसंबर 1937 को यूएसएस पनाई यूएस नेवी गनबोट यांगजी नदी पर था। पनाई एक फ्लैट बॉटम वाहन था जिसे शंघाई की महान नदी पर काम करने के लिए बनाया गया था, जो 3000 मील से अधिक लंबी है, एशिया में सबसे लंबी है और चीन के गहराई तक फैली हुई है। ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्षों से चीन में भारी निवेश और संसाधनों का शोषण किया है, जिसमें सस्ते मजदूरों का व्यय करने की कठिनाई भी शामिल है। वास्तव में चीन के कई शहरों जैसे नानकिंग में विदेशी क्षेत्रों का निर्माण वॉशिंगटन या लंदन के उपनगरों की तरह किया गया था। पनाई वह जहाज था जिसे पश्चिमी शक्तियों ने अपने हितों की सुरक्षा के लिए अस्थिर होते एशिया क्षेत्र में संचालित किया था। चीन एकीकृत नहीं था और वैचारिक शक्ति संघर्ष में फंसा हुआ था। पनाई 1927 से चीन सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच युद्ध में था। जापान ने देश के अन्य हिस्सों को और मंचूरिया, दक्षिण पूर्वी चीन का एक हिस्सा को कब्जा करने के लिए गृह युद्ध का लाभ उठाया। इस प्रकार 1931 में जापान ने एक जापानी रेल लाइन पर आतंकवादी हमला की योजना बनाई। इसे चीन के जापान को मंचूरिया सौंपने के आक्रमण के पूर्व सूचक के रूप में इस्तेमाल किया गया, जो 1937 की गर्मियों तक जारी रही। जापान के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के समय जापानियों ने चीनी लोगों पर मध्ययुगीन क्रूरताओं के साथ लूटपाट, बलात्कार और हत्याएं की, जो सिर्फ सामान्य नहीं थी बल्कि जापानी नेतृत्व द्वारा प्रोत्साहित थी। एक चौंकाने वाली घटना में 2 जापानी अधिकारी ने एक प्रतियोगिता आयोजित की थी कि कौन समुराई तलवार से सबसे तेज 100 लोगों का सिर काट सकता है, और इस घटना को जापान में अच्छी तरह से प्रचारित किया गया। इसे नानकिंग बलात्कार के रूप में जाना जाता है। चीन में होती गतिविधियों के बीच ब्रिटेन और अमेरिका ने यांगजी नदी पर अपने नौसेना की संयुक्त तैनाती की, अपने लोगों और संपत्ति की सुरक्षा के लिए, लेकिन उन्हें भूमि युद्ध से दूर रहने की निर्देश दिए। 1937 के दिसंबर तक जापान नानकिंग पर हमला कर रहा था, जहां बहुत सारे अमेरिकी निवास करते थे। इसलिए यूएसएस पनाई को 11 दिसंबर को उन्हें वहां से मुक्त करने के लिए कहा गया था। जापानी युद्ध विमान आसमान में उड़ रहे थे, इसलिए अमेरिकी लोगों ने अपने जहाज को बड़े अमेरिकी ध्वजों से सजाया ताकि चीनी जहाजों से अलग किया जा सके। अगली सुबह ब्रिटिश गनबोट एचएमएस लेडीबर्ड जापानी सेनाओं की तट पर गोलीबारी में गंभीर क्षति से बचने में सफल रहा। बाद में यूएसएस पनाई को 12 जापानी विमानों का अनचाहा ध्यान मिला और फिर बाद में एक जापानी गनबोट से। बड़े अमेरिकी ध्वजों के बावजूद जापानी विमानों ने बम और मशीन गन की गोलीबारी के साथ अमेरिकी गनबोट्स और 3 नजदीकी टैंकरों पर हमला किया। 50 से अधिक नागरिक और कर्मी बोर्ड पर घायल हुए। पनाई डूबने के बावजूद एचएमएस लेडीबर्ड और एचएमएस बी ने उन्हें बचाया। 3 अमेरिकी, चार्ल्स एल एनस्मिंगर, कार्ल एच कार्लसन और एडगर सी हल से बस हमले में एक इतालवी रिपोर्टर की मौत। वे साम्राज्यवादी जापानी और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाओं के बीच युद्ध में मरने वाले पहले अमेरिकी होंगे, लगभग ठीक 4 वर्ष पहले जापानी हमले से पर्ल हार्बर पर। हमारे द्वितीय विश्व युद्ध विशेषांक के दूसरे भाग में हम देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के युद्ध में प्रवेश ने इसके पाठ और सहयोगी देशों के अक्षणी शक्तियों पर प्रभाव कैसे डाला। आज की कड़ी हिस्ट्री हिट द्वारा प्रदान की गई है, जो भूतकाल के बारे में जानकारी के लिए बहुमूल्य संसाधन है। विशेषज्ञों द्वारा नेतृत्व की गई उन इतिहासी डॉक्यूमेंट्री का आनंद उठाएं जिन्होंने हमारी दुनिया को आकार दिया और जिसे आप कहीं भी, कभी भी, किसी भी उपकरण पर देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको हर हफ्ते 2 विशेष नई कार्यक्रम और 19 नई पॉडकास्ट एपिसोड मिलते हैं, जिसमें दुनिया का अग्रणी इतिहास पॉडकास्ट डैन स्नो का हिस्ट्री हिट शामिल है। आप हमेशा रोचक चीजें देखने और ऐसे संघर्षों को समझने में सक्षम होंगे जिन्होंने इतिहास को परिवर्तित किया है। सभी डॉक्यूमेंट्री, पॉडकास्ट और लेख विशेषज्ञ इतिहासकारों डैन स्नो, प्रोफेसर सुसाना लिस्कोम, डैन जोन्स द्वारा आपके पास प्रस्तुत होते हैं, जिससे आपको अतीत की झलक मिलती है। हमने हाल ही में वर्ल्ड वॉर II के वॉरबर्ड्स पर भेंट की, जहां मैट मैक्लॉफ्लिन को दूसरी विश्व युद्ध के कुछ जीवित रहने वाले विमानों से मिलने का मौका मिला। जब रॉयल एयर फोर्स संग्रहालय के इतिहासकार क्रिस हेंड्रिक्स उसका नेतृत्व करते हैं, हम उसका पीछा करते हैं। कुछ सबसे प्रतीकात्मक उड़ान भरने वाले विमान। हम सभी जानते हैं कि युद्ध में विमानों का उपयोग हुआ,
लेकिन इन मशीनों ने इतिहास को कितना बदल दिया यह हमें नहीं पता। ये प्रौद्योगिकी के अग्रणी थे और यह जानना बहुत रोचक है कि हवा में उड़ान भरना कितना महत्वपूर्ण था। इस महीने हिस्ट्री हिट एक खास प्रस्ताव ले रहे हैं। कोड ब्लैक फ्राइडे से पहले 6 महीनों में 50% छूट प्राप्त करें। निम्न लिंक पर क्लिक करके जानकारी प्राप्त करें। इस एपिसोड के प्रायोजन के लिए हिस्ट्री हिट का फिर से धन्यवाद। विश्व युद्धों में आपका स्वागत है। जापान के सहयोगियों से युद्ध का मार्ग जापानी राष्ट्रवाद की बढ़त और एशिया में यूरोपीय साम्राज्यवाद की नाराजगी से जुड़ सकता है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और नीदरलैंड ने अपने साम्राज्य के विस्तार के दौरान एशिया में भूमि जब्त की या देशों जैसे चीन को आर्थिक साधनों या भूमि अधिग्रहण के द्वारा वश में करने के लिए मजबूर किया। जापान का सहयोगियों के साथ युद्ध का मार्ग 2 प्रमुख श्रेणियों में जड़ा हुआ हो सकता है। अक्सर बल प्रयोग के माध्यम से। अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा ने भी देखा कि अमेरिका अपना प्रभाव और क्षेत्र एशिया और प्रशांत महासागर में विस्तारित कर रहा है। 20वीं सदी की शुरुआत में जापान आर्थिक और सैन्य शक्ति बन रहा था। विश्व युद्ध एक में ब्रिटेन और फ्रांस का समर्थन करते हुए चीन में जर्मनों को बाहर करने में मदद कर रहा था। जापान ने शाही रूस के साथ युद्धों का सामना किया, जिसके बाद अक्टूबर 1917 के युद्ध में सोवियत संघ ने उसे परिवर्तित कर दिया। अक्टूबर 1917 के युद्ध जापान ने शाही रूस से कई युद्ध लड़े। विशेष रूप से 1905 की त्सुशिमा युद्ध में जापान ने रूसी नौसेना को पराजित किया, जिससे पश्चिमी दुनिया आश्चर्यचकित हुई। जापान को सामरिक संसाधनों, विशेष रूप से धातुओं की कमी से सामना करना पड़ा और वह आयात पर निर्भर रहा। पहले विश्व युद्ध के उपरांत बढ़ते जापानी राष्ट्रवाद ने जापानियों को एशियाई साम्राज्य के संरक्षक की भूमिका अपनाने के लिए प्रेरित किया। जापानी लोगों ने यूरोपीय और अमेरिकी साम्राज्यवाद के विस्तार के खिलाफ महाद्वीप में संघर्ष किया। हालांकि यह थोड़ा उचित प्रतीत हो सकता है, सच्चाई ऐसी नहीं थी। जापान का अंतिम उद्देश्य वास्तव में पश्चिमी शक्तियों से एशिया को मुक्त करना नहीं, बल्कि खुद को प्रमुख साम्राज्यवादी शक्ति में बदलना था। लेकिन उन्हें समझ था कि अभी हमला का समय नहीं है, इसलिए उन्होंने व्यापक पुनःशस्त्रीकरण कार्यक्रम आरंभ किया, जिसमें विमानवाहक पोत सहित एक बड़ी नौसेना शामिल थी, जिसका संचालन लंदन के किराए के ब्रिटिश इंजीनियरों ने किया। महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों के लिए जापान को एशियाई संसाधनों की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने चीन और कोरिया की ओर देखा। 1910 में विवादास्पद संधि के जरिए जापान को कोरिया का नियंत्रण मिला और उन्होंने तत्काल ही वहां के लोगों को अपनी संस्कृति में सम्मिलित करना आरंभ कर दिया। चीन, बावजूद अपने विशाल आकार और आबादी की, 19वीं सदी के दौरान चीनी गृह युद्ध में कठिनाई से विभाजित था। 1930 के दशक में राष्ट्रवादी कुओमिंटांग और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ही जापान का नियंत्रण करने में सक्षम थी। जैसे पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तियां, जापान ने मंचूरिया में आर्थिक पकड़ बनाने के लिए चीन में धन, मनुष्य और संसाधनों का निवेश किया था, लेकिन यह जापानी सैन्य नेतृत्व को संतुष्ट नहीं कर सका। इसलिए 1931 के 18 सितंबर को एक जापानी सेना के अधिकारी ने देश की जापानियों द्वारा उपयोग की जाने वाली रेलवे लाइन के पास विस्फोट कर दिया। विस्फोट को जापानी नियंत्रित नहीं कर सके क्योंकि यह कमजोर था। विस्फोट कमजोर था, जिसे जापानी नियंत्रित नहीं कर पाए। रेलवे लाइन अधिक प्रभावित नहीं हुई, ट्रेनें चलती रहीं। जापानी ने इसे चीनी विद्रोहियों पर आरोपित किया और मंचूरिया के आक्रमण का बहाना बनाया। पूर्व व्यस्त और युद्ध अवशेषों से घिरी चीन ने राष्ट्रसंघ की सहायता के लिए मुंह मोड़ा, जिन्होंने जापान की धोखाधड़ी को बम विस्फोट मामले में उजागर किया और जापान से उसकी सेनाओं के वापसी की मांग की। जापान ने 19वीं सदी में मंचूरिया के अधिकारों को बनाए रखने के बजाय राष्ट्रसंघ से बाहर निकला। जापानी मंचूरिया को नियंत्रित करने में असमर्थ थे। 1930 के दशक के दौरान जापानी मंचूरिया को नियंत्रित करने में असमर्थ थे। चीनी इतिहासकारों का तर्क है कि चीन को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक मंचूरिया नहीं मिला।
इसलिए युद्ध 1931 में शुरू हुआ, न कि 1939 में। जापानी राष्ट्रवाद की दायरा झोंल्लेलमा किले में साकार हुआ, जहां 1936 से एक जापानी डॉक्टर नामक शिरो इशी ने मानवों पर भयानक चिकित्सा प्रयोग शुरू किए, जापानी सेना के लिए जैविक और रासायनिक हथियार विकसित करने के लिए। उन्होंने एक दशक तक सैन्य में रहने के बाद यूरोपीय अनुसंधान से प्रेरणा लेकर जापानी सम्राट को अपने अनुसंधान की स्वीकृति दिलाई। उनका मानना था कि यह अनुसंधान जापान को शत्रु बलों को तेजी से मारने की अनुमति देगा, जिसकी उन्हें चीन और सोवियत संघ से सामना करने के लिए जरूरत थी। जब दुर्ग पर वर्ष बाद योद्धाओं का हमला हुआ, उन्होंने अपनी संचालन को पिंगफान में स्थानांतरित कर दिया, जहां इकाई 731 की स्थापना हुई थी। हजारों चीनी नागरिकों और सहयोगी POWs का उपयोग डरावने चिकित्सा प्रयोगों, जैविक और रासायनिक हथियारों के विकास और प्रायोगिक शल्य क्रियाओं में किया गया, अक्सर बिना संवेदना शून्यता के डेटा बिगाड़ने के भय से। इकाई 731 ने चीनी जनसंख्या पर अपने जैविक हथियारों का परीक्षण किया। पुरुषों, महिलाओं, बच्चों, जानवरों और नवजात शिशुओं पर शिरो इशी की टीम ने अपने अनुसंधान के लिए काम किया। 1930 के दशक के दौरान मंचूरिया में जापानी सेनाओं ने चीनी सेनाओं के साथ कई एकल झड़पों का सामना किया, जो 7 जुलाई 1937 को पुनः पूर्ण रूप से युद्ध में परिणत हुई। चीनी गृह युद्ध के कुओमिंटांग और कम्युनिस्ट पक्षों ने कई वर्षों की लड़ाई के बाद युद्ध विराम की घोषणा की और 1937 के दिसंबर में नानकिंग को ले लिए जापानी के खिलाफ एकजुट हुए। चीनियों के खिलाफ जापानी बलों की क्रूरता, साथ ही साथ USS पनाई और नानकिंग में अमेरिकी प्रतिनिधियों पर हुए हमलों ने संयुक्त राज्य अमेरिका को पूरी तरह से जापान के खिलाफ मोड़ दिया। लेकिन U-बोट-S राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने माना कि U-बोट-S यूरोप में युद्ध में उलझने की संभावना दूर पूर्व से अधिक थी। उन्होंने चीन के युद्ध प्रयास के लिए नकदी सहयोग और अमेरिकी पायलटों को फ्लाइंग टाइगर्स इकाइयों में शामिल होकर चीनी वायुसेना के लिए लड़ने की अनुमति दी, पर हिटलर से सामना करने की तैयारी पर अधिक ध्यान दिया। US और जापान के सैन्य बलों ने चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया में विस्तार जारी रखा, लेकिन सैन्य कमांडरों के दबाव में रूजवेल्ट ने 1938 में जापान के साथ व्यापार पर कड़े प्रतिबंध लगाए, उनके चीन में कार्यों के लिए सजा देने की कोशिश में। जापानी उस समय अमेरिका के साथ युद्ध संभाव्य नहीं मानते थे। उन्हें अपनी मंचूरियन विजय के बाद सोवियत संघ के साथ और एक संघर्ष की ज्यादा चिंता थी। लेकिन अमेरिकी निर्यात प्रतिबंधों ने नुकसान किया और जापानी नेतृत्व को चिंतित किया। 1940 के सितंबर में जर्मनी और इटली के साथ त्रिपक्षीय संधि से एक सप्ताह पहले जापानी सेनाओं ने फ्रांसीसी इंडोचीन, अब वियतनाम में प्रवेश किया, जिसने US और यूनाइटेड किंगडम के लिए एशिया में संकट को बढ़ा दिया। प्रारंभिक रूप से जापानी लोगों ने इंडोचीन का उपयोग सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध में सैनिक आधार के रूप में किया, लेकिन 1941 में हिटलर के सोवियत संघ पर हमले के बाद जापान ने देश का अधिकांश हिस्सा कब्जे में ले लिया और यह 1945 तक जारी रहा। जापानी सेनाओं ने फ्रांसीसी इंडोचीन में प्रवेश करने के बाद US ने जापान पर अब तक के सबसे कठोर प्रतिबंध लगाए, महत्वपूर्ण स्क्रैप मेटल निर्यात पर निषेध और पनामा नहर का उपयोग करने से जापानी जहाजों को रोककर। 1941 में दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ने पर शांति की वार्ता हुई, पर जापानी सैन्य, खासकर नौसेना, जापान और UTS के बीच युद्ध को अनिवार्य मानती थी। जापानियों की योजना थी दक्षिण पूर्वी एशिया में ब्रिटिश, डच और फ्रांसीसी अधिग्रहणों को बढ़ाने की, जो उनके ग्रेटर ईस्ट एशिया को प्रॉस्पेरिटी स्फीयर की अवधारणा का हिस्सा थी। लेकिन यह विस्तार उन्हें फिलीपींस में स्थित US के हमले के प्रति संवेदनशील बना देगा अगर उन्होंने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। इसलिए उन्होंने US नेवी पर नष्ट करने से पहले हमले की योजना तैयार की। 1935 में US को नौसेना से वापसी करने के लिए मजबूर किया गया था। 1940 में जापान ने फिलीपींस पर हमले की योजना बनाई। 1941 के अप्रैल तक जापानी ने पर्ल हार्बर बेस पर हमले की प्रशिक्षण शुरू की, जिसे उन्होंने ऑपरेशन जेड कहा, जो एडमिरल इसोरोकु यामामोतो की दिमागी संतान थी।
पायलटों ने पर्ल हार्बर पर वायु प्रक्षेपित टॉर्पीडो से हमले की प्रशिक्षण ली, लेकिन मुद्दा यह था कि टॉर्पीडो U-बोट-S नेवी बेस पर छोड़ने के बाद हार्बर के उथले पानी में डूबने की प्रवृत्ति थी। जापानियों ने एक चालाक समाधान सोचा, लकड़ी की फिन जो टॉर्पीडो को पानी में लगने के तुरंत बाद ऊपर उठने के लिए मजबूर करती थी। 226 नवंबर 1921 को जापानी नौसेना ने रेडियो मौन अवधि में हवाई के लिए नौकायन की। अमेरिका और वॉशिंगटन उस समय वार्ता कर रहे थे, लेकिन रूजवेल्ट सरकार ने जापान से चीन को पूरी तरह छोड़ने की मांग की थी, जो जापानी नेतृत्व के लिए अनुचित था। जापानी नौसेना को अमेरिकी नौसेना द्वारा वापस जाने पर मजबूर किया गया, जिसमें 6 विमानवाहक 379 लड़ाकू और बमबारी विमान शामिल थे, बनाते हुए इसे इतिहास की सबसे शक्तिशाली नौसेना विमानन बल। 1 दिसंबर को यमामोटो को जापानी नेतृत्व द्वारा डच, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के साथ युद्ध की मंजूरी जानकारी मिली, परंतु अगर 7 दिसंबर से पहले समाधान हो जाता तो वे नौसेना को वापस खींचने और हमले को रद्द कर सकते थे। बुद्धि से संपन्न अमेरिकी नौसेना की जानकारी के साथ यमामोटो ने हमले को रद्द करके नौसेना को वापस ले लिया। पर्ल हार्बर के विमानों का दर्शन एक जापानी जासूस द्वारा किया गया और यमामोटो ने 6 दिसंबर को अंतिम तैयारियां की। शांतिपूर्ण समाधान का कोई संकेत न मिलने पर अगली सुबह वह विमान वाहकों से उड़ान भरे। वायु हमले से पहले एक समूह जापानी पनडुब्बियों ने हार्बर में घुसने की कोशिश की, लेकिन यूएसएस वॉर्ड ने उनमें से एक को नष्ट कर डुबा दिया, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के प्रशांत रंगमंच पर पहली अमेरिकी गोलियां चलाईं। अमेरिकियों को हमले की सूचना समय पर नहीं मिली, क्योंकि जानकारी अमेरिकी नौसेना के अधिकारियों तक नहीं पहुंची। एक अमेरिकी रडार स्थान ने जापानी विमानों का गठन देखा, लेकिन उन्हें यह B-17 की उड़ान समझा गया, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। पर्ल हार्बर में नाविक एक साधारण रविवार की तैयारी कर रहे थे और नौसेना के बैंड धुन बजा रहे थे। इसी दौरान आकाश विमानों से भरने लगा। अमेरिकियों को पूरी तरह से आश्चर्यचकित किया गया और पहले बम और टॉर्पीडो हमले के समय भी बैंड बज रहे थे। हमले में जापानियों ने 8 अमेरिकी युद्धपोतों, 3 क्रूजर, 3 नष्टकर्ता, एक एंटी एयरक्राफ्ट प्रशिक्षण पोत और एक माइन लेयर को डुबा दिया या क्षतिग्रस्त किया। कई आसपास के अमेरिकी सेना के हवाई अड्डे हवाई हमलों का निशाना बने। वहां स्थित विमान एक साथ जमीन पर बंद करने से सबोटाज के खिलाफ सुरक्षा आसान हो गई, लेकिन यह बमों द्वारा हुए नुकसान को बढ़ा दिया जब वे विमानों के बीच में गिरे। संगठित हमले में अमेरिका ने 2403 सैनिकों की मृत्यु और 1000 से अधिक गंभीर चोट झेली। यदि यामामोतो आश्चर्य होने के कारण अनुसरण हमले को नहीं रोकते तो क्षति अधिक हो सकती थी। 19 विमान और 5 पनडुब्बियां जो जापानी हमले में भाग लेने की कोशिश कर रहे थे खो गए। कुल 67 जापानी पुरुषों की मृत्यु हुई। जापानी नौसेना अधिकारी काजुओ साकामाकी उनकी पनडुब्बी के अटकने के बाद पकड़े जाने पर अमेरिकियों द्वारा पकड़े गए पहले जापानी युद्धबंदी बन गए। महत्वपूर्ण बात यह है कि संयोग से यूएस नेवी के विमान वाहक बंदरगाह में नहीं थे और इसलिए अक्षत बच गए। अगले दिन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने यूएस कांग्रेस से जापान पर युद्ध की घोषणा के लिए मतदान करने का अनुरोध किया। मतदान लगभग सर्वसम्मति से युद्ध के पक्ष में था, मोंटाना की प्रतिनिधि जेनेट रैंकिन की एक आपत्ति को छोड़कर। उन्होंने कांग्रेस से कहा, मैं महिला हूं, युद्ध में नहीं जा सकती और दूसरे को भेजने से इनकार करती हूं। रूजवेल्ट ने अपने भाषण में 7 दिसंबर को कलंक की तारीख के रूप में वर्णित किया। पर्ल हार्बर हमले के कुछ दिनों बाद अडोल्फ हिटलर ने अपने स्टाफ की सलाह के बिना जापान का समर्थन करते हुए अमेरिका पर युद्ध की घोषणा करने का आदेश दिया और माना कि अमेरिका ने ब्रिटेन की सहायता से अपनी तटस्थता का उल्लंघन किया है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका पूरी तरह से द्वितीय विश्व युद्ध में उलझ गया था। एडमिरल यामामोटो ने सोचा कि जापान के पास अमेरिका के साथ शत्रुता शुरू होने के बाद प्रशांत महासागर में अमेरिका को जीतने के लिए 6 महीने होंगे ताकि वॉशिंगटन शांति चाहे। जापान में अमेरिकी मुख्य भूमि पर हमले की संभावना को कुछ ही लोग मानते थे, यह देखते हुए कि जापान पहले ही ब्रिटिश और डच साम्राज्य के क्षेत्रों पर
जिसमें मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया शामिल था, अपने युद्ध का विस्तार कर चुका था। उन्होंने 6 महीने का समय दिया, क्योंकि उनका अनुमान था कि अमेरिकी औद्योगिक संगठन को युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार होने में यह समय लगेगा। उसके बाद जापान के लिए मिलान असंभव हो जाएगा। इसलिए जापानी ने समय बर्बाद किए बिना अपनी खुद की ब्लिट्ज़क्रिग का आरंभ किया। पूर्व में पर्ल हार्बर हमले के 24 घंटों के भीतर जापान ने ब्रिटिश मलया हांगकांग और फिलीपींस में ब्रिटिश और अमेरिकी बलों पर हमला किया। 10 दिसंबर को 2 ब्रिटिश युद्धपोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स और HMS रिपल्स जापान पर हमला करने गए, पर उन्हें जापानी विमानों ने डुबो दिया। यह हमला विश्व की नौसेनाओं को मजबूर करता है सोचने पर कि विमान अब सतही जहाजों का सबसे प्रबल नौसैनिक हथियार बन रहे हैं। फिलीपींस के युद्ध में जापान के अनुभवी सैनिकों का सामना एक बड़ी लेकिन मिश्रित बैग के रक्षकों से हुआ, जिसमें नियमित अमेरिकी बल, पुलिस अधिकारी और स्वयंसेवक शामिल थे। जापानी ने उन्हें जल्दी ओवररन किया, बहादुरी से बचाव के बावजूद, लेकिन अमेरिकी प्रतिरोध अगले वर्ष मई तक भूटान प्रायद्वीप में चलता रहा, जिससे उन्हें भूटान के बैटलिंग बास्टर्ड्स के नाम से जाना जाता था। अंततः पराजित होने के बाद अमेरिकी और फिलिपिनो योद्धाओं को फिर भूटान मौत मार्च के भय का सामना करना पड़ा, जिसमें लगभग 80,000 थके हुए और घायल पुरुषों को बंधकी में 70 मील चलाया गया। अगर किसी को चलने में कमजोरी महसूस हुई तो वे अपने कैदियों द्वारा बेयोनेट किए गए और मरने के लिए छोड़ दिए गए। हांगकांग 1921 में क्रिसमस दिवस को गिर गया। जनसंख्या ने चीन की तरह पाया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ब्रूम में 8 फरवरी 1942 में जापानी सेना ने ब्रिटिश सिंगापुर पर हमला शुरू किया। मजबूत रक्षा होने के बावजूद भी गैरिसन को थोड़ा अधिक सप्ताह बाद समर्पण करने पर मजबूर किया गया। हांगकांग ने जनसंख्या चौंकाने वाली क्रूरता का सामना किया, जिसमें एक घटना शामिल थी जिसमें अस्पताल के डॉक्टर, नर्स और रोगियों को बेयोनेट से मारा गया। 1 महीने बाद बर्मा अभियान शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य जापानियों का रंगून का प्रमुख बंदरगाह सुरक्षित करना और चीन के आपूर्ति मार्गों को रोकना था। जापानी प्रयास में भारतीय और बर्मी राष्ट्रवादी सेनाओं ने भी मिलकर ब्रिटिश को अपने देशों से हटाने की चेष्टा की। थाईलैंड की सेना ने जापान का समर्थन किया, लेकिन इसके बावजूद उनकी प्रगति की गति धीरे धीरे कम हो गई। घने जंगल और कठिन मौसम ने यहां की लड़ाई को कठिन, पीड़ादायक और सुस्त बना दिया। फिर भी उनकी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों पर भी जापानियों को सहयोगी रक्षा तोड़ने में विफलता हुई। बर्मा अभियान युद्ध के अंत तक जारी रहेगा। सहयोगी धीरे धीरे जापानियों को पीछे धकेल रहे थे। 18 अप्रैल को यूएस ने जापानी द्वीपों पर यूएस आर्मी एयर फोर्स B-25 बॉम्बर्स के साथ विमान वाहक USS हॉर्नेट से हमला किया। 16 बॉम्बर्स का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स जिमी डूरिटल ने किया और वे टोक्यो, योकोहामा, योकोसुका, नागोया, कोबे और पश्चिमी तट में लक्ष्यों पर हमला करने के लिए विभाजित हुए। ओसाका के बाद चीन की ओर जाते हैं। हमले ने सामरिक रूप से कम प्राप्त किया, लेकिन जापानी प्रशांत महासागर की बाधाओं के समय इसने यूएस का मनोबल बढ़ा दिया। समुद्र में यूएस नेवी ने अपनी सेनाओं को तेजी से मोबाइलाइज किया ताकि वे जापानी को अमेरिका के पश्चिमी तट की ओर बढ़ने से रोक सकें, जिसने 1942 की मई 4 को कोरल सी के युद्ध का कारण बना। विमानों को युद्ध का मुख्य साधन मानते हुए यह इतिहास की पहली नौसेना युद्ध थी जहां दोनों पक्षों के जहाजों ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा। अमेरिकियों ने महत्वपूर्ण नुकसान झेला, जिसमें यूएसएस लेक्सिंगटन विमान वाहक की हानि शामिल थी। फिर भी उन्होंने जापानी आक्रमण को अस्थायी रूप से रोका और 2 जापानी कैरियर्स को क्षतिग्रस्त करने में सफल रहे, जो मरम्मत के लिए वापस जाने के लिए मजबूर हुए। 3 जून को एक छोटी जापानी सेना ने जापान के तट के पास आतु और किस्का द्वीपों पर हमला किया। यूएस नेवी को मरम्मत के लिए और सोवियत संघ और चीन की शिपिंग को बाधित करने हेतु अलास्का के तट पर वापस लौटने के लिए मजबूर किया गया। 1943 के अगस्त में
द्वीपों की दूरी, अत्यधिक मौसमी स्थितियां और दक्षिण प्रशांत में घटनाओं के कारण एक संख्यात्मक रूप से श्रेष्ठ अमेरिकी और कनाडियन बल को इन्हें हटाने में 1 साल से अधिक समय लगा। 4 जून 1942 को कोरल सी की लड़ाई के बाद युद्ध से 2 कैरियरों को वापस हटाना, जब यूएस और जापानी नौसेना फिर से जापान के तट पर मिली, महत्वपूर्ण होगा। यूएस नेवी को मिडवे द्वीप के युद्ध में वापस ले जाया गया। मिडवे द्वीप हवाई जापानी हमले से पहले की अंतिम लक्ष्यों में से एक थी और इसलिए दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण था, जिन्होंने अपनी कैरियर बलों का प्रमुख भाग तैनात किया। जापान के पास 4 विमान वाहक थे, हालांकि पहली लड़ाई के नुकसान के कारण उनके पास 6 नहीं थे। दूसरी तरफ अमेरिकियों के पास सिर्फ 3 थे। और उसके बाद इतिहास में कुछ सबसे गहन वायु युद्ध हुए। अमेरिकी ने टॉर्पीडो बॉम्बर्स से जापानियों पर हमला किया, जिसने अधिकांश जापानी रक्षात्मक आग को सहन किया। हालांकि ऊपर की ओर अमेरिकी डाइव बॉम्बर्स ने वास्तव में जापानी वाहकों को ढूंढ लिया और उन्होंने अपना हमला लगभग अविरोधित किया। वाहकों के लकड़ी के डेक पर गोलियां और विमान ईंधन थे, इसीलिए बम विस्फोटित होने पर प्रभाव बढ़ गया। जापानी लड़ाई में अपने सभी 4 वाहक खो देंगे, जिससे वे कभी बरामद नहीं हो पाएंगे। अमेरिकी वाहक यूएसएस U.SA खो देने के बावजूद जापानी अंत में रुक गए और धीरे धीरे द्वीप कूदने वाले अभियान शुरू हुए, जिसमें अमेरिका ने उन्हें जापान की ओर धकेलना शुरू किया, जो अगस्त में ग्वाडालकनाल द्वीप पर हमले के साथ शुरू हुआ। यामामोटो सही थे। विजय के 6 महीने के बाद जापानी ने पहल को खो दिया और ज्वार उनके खिलाफ मोड़ गया। उन्होंने जापान की अंतिम हार नहीं देखी, लेकिन 18 अप्रैल को अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने उनके व्यक्तिगत परिवहन विमान को गिरा दिया और उन्हें मार डाला। रोम मेल की तरह उनकी याद अपने एवं सहयोगी देशों में सम्मानित है। नाज़ी जर्मनी के खिलाफ अमेरिका का युद्ध प्रवेश जनवरी के अंत में ब्रिटेन पहुंचे पहले अमेरिकी सैनिकों के साथ शुरू हुआ। इसी दौरान जर्मनी के यू बोट्स को अमेरिकी तटरेखा तक हमले करने की अनुमति मिली, ताकि वे बंदरगाह से निकलने वाले काफिलों पर हमला कर सकें। यूएसए इसे करने में असमर्थ था। अब यू बोट कमांडर्स को अमेरिकी, ब्रिटिश और कनाडियन युद्धपोतों का सामना करना पड़ रहा था। फिर भी यू बोट्स ने सहयोगियों पर नुकसान जारी रखा। 1942 में मानव इतिहास में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं। पहली घटना 1 जनवरी को हुई, जब एक्सिस शक्तियों को छोड़कर 26 देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त राष्ट्र का काम असफल राष्ट्र संघ की जगह लेना था और उन्हें विश्व मंच पर हस्तक्षेप करने की अधिकार भी था। लगभग 3 सप्ताह बाद दूसरी घटना हुई, जिसका टोन काफी काला था। 20 जनवरी को राइनहार्ड हाइड्रिच की अध्यक्षता में एक सी सम्मेलन हुआ, जहां नाजी नियंत्रित भूमियों में यहूदियों और अन्य अवांछित लोगों के खिलाफ अंतिम समाधान की चर्चा हुई। इसने गैस का उपयोग करके बड़ी संख्या में लोगों को तेजी से समाप्त करने की नीति को स्थापित करने में मदद की। हाइड्रिच की हत्या तीसरी साम्राज्य की उग्र अभिलाषाओं के पूर्ण होने से पहले हुई। चेक स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा ब्रिटिश निर्देशित हमले में 5 महीने बाद और ऑश्विट्ज में गैस मार शुरू होने से पहले। पूर्वी मोर्चे पर जर्मन और उनके एक्सिस सहयोगी ने ताजगी गर्मी में सोवियत संघ के खिलाफ हमले की तैयारी की, जो अभी भी उद्घाटन युद्धों की बाधाओं से जूझ रहा था। लेनिनग्राद में शहर को जर्मन सेना ने घेरा हुआ था, जिसकी जनसंख्या समर्पण करने से मना कर रही थी। मई में जर्मनों ने यूक्रेन के क्राइमिया में अंततः सफल हमला शुरू किया और फिर जून में उन्होंने सेवास्तोपोल पर घेरा डाला, जो 3 जुलाई तक बरकरार रहा। फिर जर्मनों ने वोल्गा नदी के किनारे स्थित एक शहर स्टालिनग्राद पर दबाव बढ़ाया, जिसका नाम पूर्वी मोर्चे की क्रूरता से जुड़ जाएगा। नेता के नाम के शहर को सोवियत जर्मन से बचाने के लिए नाखूनों की जंग लड़ेंगे, न सिर्फ सामरिक बल्कि प्रतीकात्मक उद्देश्यों के लिए भी। 1942 के अंतिम अगस्त और 1923 के पहले फरवरी के बीच दोनों पक्षों ने अब नष्ट हुए शहर के नियंत्रण के लिए घर से घर लड़ाई की। नवंबर 1942 में सोवियतों ने शहर में जर्मन छठी सेना और उनके रोमानियाई हंगेरियन सहयोगियों पर हमला किया, उन्हें फंसाया और आपूर्तियों से काट दिया। जर्मनों की हवाई आपूर्ति कोशिशें विफल हुईं और फरवरी में वे एक कठिन रूसी युद्ध भी हार गए। सर्दी
शहर के लिए युद्ध में लगभग 2 मिलियन सैनिक और नागरिक खो जाएंगे। पश्चिमी यूरोप में ब्रिटिश और कनाडाई बलों ने फ्रांस के देप बंदरगाह पर हमले की योजना बनाई, जिसका उद्देश्य यह दिखाना था कि फ्रांस पर सहयोगी हमला संभव है। इसका उद्देश्य था स्टालिन को यह सुनिश्चित करना कि पश्चिमी सहयोगी अभी भी उसकी सेनाओं को राहत देने के लिए नई मोर्चा खोलने में प्रतिबद्ध हैं। 19 अगस्त को शुरू हुए इस छापेमारी में, जो लगभग आपत्तिजनक थी, लगभग 60% बल मर गया, पकड़ा गया या घायल हुआ। यद्यपि इसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहा, पर इसने सहयोगियों को भविष्य में उपयोगी अम्फिबियस हमलों के महत्वपूर्ण सबक सिखाए। युद्धांतर के समय विमान प्रौद्योगिकी ने उन्नति की, विशेष रूप से बॉम्बर विमान, जो अब बड़े, तेज और ऊंचाई पर उड़ने और यूरोपीय सीमा तक बड़े बॉम्ब भार ले जाने में सक्षम हो गए। वायुसेना उच्चतर उड़ान भरने में सक्षम हो गई और यूरोपीय महाद्वीप की लंबाई में एक बड़े बम भार को ले जाने में सक्षम हो गई। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, अमेरिकी B-17 फ्लाइंग फोर्ट्रेस और ब्रिटिश एवरो लैंकास्टर जैसे और अधिक शक्तिशाली 4 इंजन वाले बॉम्बर ड्राइंग बोर्ड पर थे। लेकिन समस्या यह थी कि उच्चता से बम गिराने का कोई सटीक तरीका नहीं क्षेत्र पर बम गिराने के लिए किया गया था, जिसका सामरिक महत्व था। इन लक्ष्यों में अक्सर फैक्ट्री या रिफाइनरी जैसे औद्योगिक संयंत्र केंद्रित होते और इसमें आधारिक संरचना और वहां काम करने वाले लोग भी शामिल होते हैं, उनकी दुकानें, चर्च, घर और दैनिक जीवन की चीजें। अंततः उन कार्यों के मृत्यु दर से डर के कारण समाज का विघटन होने और देश को असमर्थता के कारण समर्पण करने पर मजबूर होने का डर था। इस सिद्धांत को कई नामों से पहचाना गया, जैसे कारपेट बमिंग, क्षेत्र अस्वीकरण, सामरिक बमिंग, पर यह वास्तव में सरकार स्वीकृत आतंकवाद था जितना कि यह सामरिक उद्देश्य था। हिटलर और नाजी नेतृत्व विशेष रूप से उन रणनीतियों में विश्वास करते थे जो जर्मनी के बाहर के हीन लोगों के प्रति उनका दृष्टिकोण दिखाती थीं। नाजियों ने स्पेनिश नागरिक युद्ध और पोलैंड हमले के समय दुनिया को शक्ति का अनुभव कराया। दोनों मामलों में जर्मन अंततः विजयी हुए। संख्या छोड़कर गई थी, वह वापस आने लगी, बच्चों को छोड़कर जो युद्ध के समय स्थानांतरित किए गए थे। सामाजिक क्रम के डरे हुए पतन से बचने के लिए 1941 में सोवियत संघ पर हमले की तैयारी में जर्मनी ने अपनी बॉम्बर बल का बड़ा हिस्सा पूर्वी और अफ्रीकी अभियानों का समर्थन करने के लिए वापस ले लिया। ब्लिट्स में 45,000 से अधिक लोगों की मौत होने के बावजूद यह जर्मनों की विजय के बजाय ब्रिटिश संकल्प को मजबूत करता रहा, जो अब खोए हुए लोगों का प्रतिशोध चाहते थे। कई निरीक्षकों के लिए ब्लिट्स की विफलता ने जनसंख्याओं को आतंक बम से आत्मसमर्पण में अपर्याप्तताओं को प्रदर्शित किया। ब्रिटेन के कुछ इंजीनियर जैसे कि बार्नेस वॉलेस ने माना कि उनके पास ब्रिटिश द्वारा भारी बम बनाने की सटीकता की समस्या का समाधान है। इस उद्देश्य के लिए ब्रिटिश सरकार ने सुपर भारी बमबारी विमानों का प्रयास किया। इन भारी बमों ने लक्ष्य बिंदु से भटकने नहीं दिया, जिससे उनका सटीक गिरने का स्थान आसानी से निर्धारित हो सकता था। युद्ध के उपरांत वॉलेस के प्रस्तावों को साबित किया गया, जिसमें ब्रिटिश बमबारी विमान विशेष रूप से 22,000 पाउंड के ग्रैंड स्लैम बम को संकीर्ण वियाडक्ट्स और जहाजों पर मॉडिफाइड लैंकास्टर्स द्वारा ड्रॉप कर सकते थे। वॉलेस और समर्थकों ने जर्मनी की फैक्ट्रियों और शिपयार्डों को निशाना बनाने के लिए सुपर भारी बमबारी विमानों की नौसेना बनाने की इच्छा जताई, ताकि जर्मनों की युद्ध उपकरण निर्माण क्षमता को बाधित किया जा सके। लेकिन उन्हें RAF के कुछ नेताओं की खुली दुश्मनी से निपटना पड़ा, जो क्षेत्रीय बमबारी की महत्ता पर अड़े थे। विशेष रूप से एयर मार्शल सर आर्थर हैरिस ने 1941 में राफ बॉम्बर कमांड का नेतृत्व संभाला, जो व्यक्ति अपनी क्षमता पर विश्वास करता था। चर्चिल के समर्थन में हैरिस ने RAF से महत्वपूर्ण जर्मन हथियार क्षेत्रों पर बमबारी शुरू करने का आदेश दिया। 1942 में ऑपरेशन की शुरुआत के साथ US आर्मी एयर फोर्स के सहयोग से जर्मनी को घुटनों पर लाने की कोशिश हुई। सोवियत संघ ने बीतिंगी रूप से जर्मन शहरों, जिसमें बर्लिन भी शामिल था, पर बमबारी की, परंतु यह पश्चिमी सहयोगियों के साथ नहीं और अधिकतर प्रतिशोध या प्रचार के लिए था। हैरिस ने अपने अभियान में ब्लिट्स का उपयोग किया। जैसा कि उन्होंने बताया, नाजी इस युद्ध में यह सोचकर गए थे कि वे सभी को बम करेंगे और किसी ने उन्हें बम नहीं किया।
उन्होंने हवा बोई और अब तूफान का फल उठा रहे हैं। हैरिस ने ब्लिट्स से गलत सबक सीखे। उन्होंने माना कि तानाशाही शासन, जैसे नाजी जर्मनी के निवासियों की नाजियों के प्रति बढ़ते रोष और स्वतंत्रता की इच्छा के कारण सतत बमबारी के नीचे टूट जाएगी। उन्होंने माना कि जर्मन लुफ्तवाफे के पास अभियान सफल बनाने के लिए आवश्यक बॉम्बर बल कम था, क्योंकि इसे मुख्यतः जर्मन सेना के समर्थन के लिए, न कि रॉयल एयर फोर्स जैसे रणनीतिक संचालनों के लिए संगठित किया गया था। हैरिस और उनके समर्थकों ने बमबारी अभियान के प्रारंभिक परिणामों से निराशा झेली, जिसमें नेविगेशन मुद्दे उल्लिखित थे, जो विशेष रूप से रॉयल एयर फोर्स के लिए समस्या थे, जिन्होंने जर्मन की दिन की लड़ाकू सेनाओं से बचने के लिए अपने ऑपरेशंस रात में की। समय के साथ नेविगेशनल बीकन और बाद में विमानों पर रडार सेट का उपयोग किया जाएगा। यूएस एयर क्रू, जो अपने रॉयल एयर फोर्स साथियों से अधिक सुरक्षित बॉम्बर उड़ाते थे, दिन के समय उड़ान भरते थे। इससे नेविगेशनल सटीकता में सुधार हुआ, परंतु लक्ष्य को हिट करना अभी भी कठिन था। दुश्मन के लड़ाकू विमानों ने बॉम्बर्स को आने जाने के रास्ते में परेशान किया, जिसके फलस्वरूप हानि हुई। प्रारंभिक दिनों में हानियां इतनी भारी थीं कि एक समय यूएस ने दिन के संचालन छोड़ने और रॉयल एयर फोर्स के साथ रात में काम करने पर विचार किया। हैरिस का मानना था कि विमानों की संख्या बढ़ाकर नीचे हुए विनाश को बढ़ाना और उन्हें सुरक्षा प्रदान करना समाधान है। इसने ऑपरेशन मिलेनियम का नेतृत्व किया, जिसने 1000 से अधिक रॉयल एयर फोर्स बम्बरों के लिए आह्वान किया और बम्बर कमांड के लगभग सभी उपलब्ध विमानों, प्रशिक्षण विमान सहित कोलोन के खिलाफ उड़ान भरने के लिए प्रेरित किया। मई 12 को यूएस एयरफोर्स ने घोषणा की कि रॉयल एयर फोर्स रात में उड़ान भर सकेगा। मई 30, 1942 को शहर को उस बिंदु तक इतिहास में सबसे संकेंद्रित एकल वायु हमले का सामना करना पड़ा। अगले 2 और आधे वर्षों में सहयोगी बम्बरों ने जर्मन शहरों को तोड़ दिया, यह मानते हुए कि यह जर्मनी को हरा देगा। लेकिन जैसा कि लंदन के खिलाफ ब्लिट्ज में साबित हुआ था, यह केवल जर्मन लोगों के संकल्प को मजबूत करता था और सहयोगियों के अधिकांश संसाधनों को बांध देता था। इसने जर्मनी के कई औद्योगिक संयंत्रों को नष्ट किया, जिससे उन्हें फैक्ट्रियों को स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया गया। इसने जर्मनी के अनेक औद्योगिक संयंत्रों को नष्ट करके सफलता प्राप्त की, जो पहाड़ों या ग्रामीण क्षेत्रों में छिपे थे। यह जर्मन युद्ध उत्पादन को पूरी तरह रोकने और एंटी नाजी विद्रोह को उत्तेजित करने में विफल रहा। लाखों नागरिकों की जिंदगी खत्म कर दी, जिसके कारण कुछ इतिहासकार अब इसे युद्ध अपराध के रूप में देख रहे हैं। युद्ध के चलते जापान के ध्वंस की गति बढ़ी और जापानी द्वीप समूह धीरे धीरे युद्ध प्रेरणा देने वाले बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस जैसे बमबारी विमानों की पहुंच में आ गए। जापानी शहर अधिकतर लकड़ी से बने हुए थे, इसलिए अमेरिकी बमबारी विमानों ने उन पर हजारों टन आतशबाजी उपकरण गिराए। यह विशाल आग का कारण बना, जो हमले के खत्म होने के बावजूद शहरों में बरकरार रही। 1945 के 9 मार्च को टोक्यो को 334 B-29 के एक विशाल हमले का सामना करना पड़ा, जिसमें आतशबाजी अस्त्र गिराए गए, जिनकी आग से 1 लाख से अधिक लोग मर गए। सहयोगी बमबारी विमान दल को नायक माना जाता था, क्योंकि वे कुछ समय के लिए एकमात्र बल थे जो युद्ध को नात्सी जर्मनी और जापान तक पहुंचा रहे थे। जब युद्ध के समाप्ति की ओर झांका गया और सहयोगी बमबारी की तस्वीरें विश्व भर में देखी गईं, तो ब्रिटेन और अमेरिका की जनता बमबारी दलों के खिलाफ हो गई। हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला करने और अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा की जब रोमेल की अफ्रीका कोर्प्स अफ्रीका में ब्रिटिश 8वीं सेना, जिसे रेगिस्तानी चूहे के नाम से जाना जाता है, से लड़ी थी। ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ बलों ने उन्नत अमेरिकी टैंकों जैसे 3 ग्रांट और M4 शर्मन की बड़ी संख्या में प्राप्त की, जो जर्मनी के टैंक बलों के साथ संतुलन में मदद की। जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने नात्सी जर्मनी के खिलाफ पूरी तरह संलग्न हो गया, रोमेल को समय की कमी का एहसास हुआ। उन्हें ब्रिटिश के खिलाफ विजय प्राप्त करनी और उत्तरी अफ्रीका को जल्दी सुरक्षित करना था, इससे पहले कि अमेरिकी बल अपने सैनिकों को उतार सकें। उन्हें आपूर्ति से संबंधित एक अनिवार्य समस्या का सामना करना पड़ा,
क्योंकि हिटलर ने अपना ध्यान सोवियत संघ की ओर मोड़ा। 1942 में रोमेल ने ताजगी हमला करके धीरे धीरे ब्रिटिश को मिस्र के पार धकेला। उनकी नेतृत्व प्रतिभा और योग्यता ने उन्हें बहुत कुछ हासिल करने की क्षमता दी, परंतु ईंधन की स्थिर कमी ने उनकी प्रगति को बार बार धीमा कर दिया। 13 अगस्त को डेजर्ट राइट्स के लिए नया कमांडर आया। फील्ड मार्शल बर्नार्ड मॉन्टगोमरी रोमेल की तरह उनके युद्ध नीति के अनुरूप व्यक्तित्व रखते थे। मोंटी, जिसे लोग प्यार से याद करते हैं, ने अद्वितीय 2 बैज बैरेट पहनी थी, संशोधित M3 टैंक में घूमते थे और अपने कार्यालय में रोमेल की तस्वीर रखी थी ताकि वे अपनी योजनाएं बनाते समय दुश्मन को याद कर सकें। एक परंपरा जिसे अमेरिकी और ब्रिटिश टैंक इकाइयों ने अब तक निभाया है। 1942 के 31 अगस्त तक ब्रिटिश सेनाएं एल अलामेन में घेरी गई थीं, जहां रोमेल ने नाइल की ओर आखिरी हमला किया। फिर भी अच्छी तरह से तैयार ब्रिटिश रक्षा ने हमले को विफल किया। इसके परिणाम स्वरूप रोमेल ने दक्षिण की ओर हटने की कोशिश की, जिसने उसकी सेना को ईंधन की कमी होने और पीछे हटने के लिए मजबूर किया। अंत में 23 अगस्त को मोंटी ने एल अलामेन से अपना महान प्रतिक्रियात्मक हमला शुरू किया। यह एक अविश्वसनीय 900 तोपों की बारगे के साथ शुरू हुआ, जिसने मोंटी के टैंक आगे बढ़ने से पहले दिनों तक जर्मनों को संतृप्त कर दिया। कठिन युद्धों और नए अमेरिकी विमानों द्वारा समर्थित पुनर्जीवित रॉयल एयर फोर्स की सहायता के बाद, जो रेगिस्तान में आकाश का नियंत्रण कर रहे थे, रोमेल ने अपनी वापसी की शुरुआत की, मोंटी का पीछा करते हुए। मोंटी द्वारा लीबिया में रोमेल को वापस भगाने के बाद 8 नवंबर 1942 को जर्मन जनरल के लिए और बुरी खबर आई, जब मोरक्को और अल्जीरिया में अमेरिकी और ब्रिटिश सैनिकों की बड़ी ताकत लीबिया के पश्चिम में उतरी। अमेरिकी ब्रिटिश संयुक्त संचालन का पहला प्रमुख ऑपरेशन टॉर्च अमेरिकी जनरल ड्वाइट डी की कमांड में था, आइजनहॉवर। इस प्रकार जैसे जैसे रोमेल मोंटी की सेना पश्चिम की ओर पीछे हटती गई, वैसे वैसे वह आइजनहॉवर की बढ़ती सेना के सामने अधिक उत्तिक्त होता गया। आगामी वर्ष में रोमेल को 2 फ्रंट पर बड़े संयुक्त बलों से मुकाबला करना होगा। साथ ही निरंतर सप्लाई की कमी और अफ्रीका के प्रति हिटलर की बढ़ती हुई अरुचि का सामना करना होगा। हिटलर द्वारा रोमेल के लिए जारी सामग्री अमेरिकी और ब्रिटिश नौसेना द्वारा मध्य सागर में बढ़ते हुए रोके जा रहे थे। 1923 के अप्रैल में अफ्रीकी अभियान की हार स्पष्ट हो गई थी। अपने प्रमुख जनरल को नहीं खोना चाहते हुए हिटलर ने रोमेल को जर्मनी वापस बुलाया और अफ्रीका कोर्प्स ने 1923 के मई में अंत देखा। उत्तरी अफ्रीका में हारने के बाद नाजी अधिकृत दक्षिणी यूरोप और उनके सहयोगी इटली को बमबारी और जहाजों के लिए खुला छोड़ दिया और उन्हें मध्य सागर का अधिकांशतः उपयोग करने से मना किया। साजिश में शामिल होने के बाद रोमेल ने बाद में आत्महत्या कर दी। सहयोगियों में विवाद था कि अगला कार्य क्या हो। सोवियत संघ ने अमेरिका के युद्ध में प्रवेश के बाद से ही पश्चिमी सहयोगियों से यूरोप में दूसरा मोर्चा खोलने की मांग की थी। अमेरिका तुरंत फ्रांस पर हमला करना चाहता था, लेकिन चर्चिल मानते थे कि इटली यूरोप में नया मोर्चा खोलने के लिए उत्तम स्थान है। फाशिस्ट तानाशाह बेनितो मुसोलिनी धीरे धीरे अपनी सत्ता पर नियंत्रण खो रहे थे और चर्चिल मानते थे कि यदि इटली पर हमला हुआ तो उनकी सरकार गिर जाएगी और संगठित प्रतिरोध भी गिर जाएगा। इस कारण उन्होंने इटली को यूरोप की कोमल अंतःस्थली कहा। कासाब्लांका सम्मेलन में उन्होंने रूजवेल्ट को हमले के समर्थन के लिए मनाने में सफल रहे। 9 जुलाई 1933 में ऑपरेशन हस्की के दौरान अमेरिकी और ब्रिटिश पैराट्रूपर्स और एम्फीबियस हमला बलों ने सिसिली की दक्षिणी ओर से उतरकर उत्तर की तरफ धकेला। हमले से पहले ब्रिटिश ने एक मरे हुए आदमी के शरीर का इस्तेमाल करके सफल भ्रामक ऑपरेशन किया, जिसे रॉयल मरीन्स अधिकारी की वर्दी पहनाई गई थी। स्पेन के एक व्यक्ति पर ग्रीस के सहयोगी द्वारा पनडुब्बी के माध्यम से हमले की योजना। जर्मनों ने योजनाओं को सच मानकर अपनी रक्षा केंद्रीकृत की, ग्रीस पर न कि सिसिली पर। 1 महीने में पूरा द्वीप सहयोगी नियंत्रण में आ गया, जिसने इसे 3 सितंबर के मुख्य भूमि इटली के हमले के लिए कूदने का स्थल बना दिया। सहयोगी बलों ने पहले तारंतो, फिर कैलाब्रिया और सलेर्नो में इटली की एड़ी पर उतराव किया और युद्ध के अंत में उन्हें इटली से हटने के लिए मजबूर किया गया। सहयोगी बलों ने हमले का मुकाबला नहीं किया, इसीलिए उन्हें टिचनो भेज दिया गया।
चर्चिल के हिसाब से इटली की अस्थिरता के कारण मुसोलिनी को 1923 में सत्ता से हटा दिया गया। नई इटली सरकार ने सहयोगी सेनाओं के इटली में उतरने से पहले ही सहयोगियों के साथ गुप्त संधि की चर्चा शुरू कर दी थी। 8 सितंबर को इसकी सार्वजनिक घोषणा की गई, जिसका विरोध नहीं हुआ, लेकिन जर्मनों ने इसे जान लिया और वे ने महत्वपूर्ण रक्षात्मक कदम उठाने और द्वीप का नियंत्रण संभालने का निर्णय किया। 1933 के 2-4 जुलाई को इटली को टिचिनो हटने पर मजबूर किया गया। अब इटली सेना शत्रु हो सकती है। इससे पूर्व सहयोगियों के बीच खुली लड़ाई हुई और 9 सितंबर को इटली की युद्धपोत रोमा को जर्मन विमानों ने डुबो दिया। इतिहास में पहला हमला जिसमें हवाई विरोधी जहाज मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। ग्रीक द्वीप केफालोनिया पर इटली की सेनाओं ने सप्ताह और आधे से अधिक समय तक जर्मनों से युद्ध किया और पराजित हुई, और फिर हजारों इटली के कैदियों का जर्मनों ने नरसंहार कर दिया। 1943 के 12 सितंबर को मुसोलिनी को जर्मन विशेष बलों द्वारा कारागार से छुड़ाकर उत्तरी इटली में जो जर्मन अधिकार में था ले जाया गया। इटली अब प्रकट रूप से नागरिक युद्ध में थी। सहयोगी दक्षिण नाजी समर्थक उत्तर के खिलाफ लड़ रहा था, जिसे इटलियन सोशल गणराज्य के नाम से ब्रांड किया गया था। 1923 के क्रिसमस तक इटली में सर्वव्यापी फैलाव की आशा। जर्मन और शेष इटली सहयोगियों ने विंटर लाइन के आसपास, जो मोंटे कासिनो के महत्वपूर्ण मठ की सुरक्षा के लिए 3 रक्षात्मक लाइनें थीं, कठिन रक्षा का आयोजन कर उनकी आशाएं नष्ट कर दी गईं। सहयोगियों ने मोंटे कासिनो के लिए 4 महीनों से अधिक समय संघर्ष करने के बाद उत्तर की ओर आगे बढ़ते रहे तक 1923, लेकिन यह एक धीमी, कठिन प्रक्रिया थी। पश्चिमी सहयोगी इटली के माध्यम से यात्रा करते समय सोवियत ने जर्मनों को पीछे धकेलने का संघर्ष जारी रखा, जो अभी भी सोवियत संघ के माध्यम से बढ़ रहे थे। 1943 की 5 जुलाई को जर्मनों ने ऑपरेशन सिटाडेल को शुरू करके कुर्स्क की लड़ाई को उत्तेजित किया। इस लड़ाई में दोनों पक्षों ने टैंक बलों का इतना विशाल उपयोग किया कि यह इतिहास में सबसे बड़ी टैंक लड़ाई के रूप में बनी हुई है। कुर्स्क सालियंट पर युद्ध की सूचना मिलने पर सोवियतों ने अपनी रक्षा की आवश्यक तैयारी की, और यह पहली बार था जब जर्मन की सामरिक आगे बढ़ने की कोशिश असफल हुई। पुनः संगठित और पुनर्जीवित सोवियत बल अब अपनी प्रारंभिक गलतियों से सीख चुके थे और वे जर्मन आक्रमणकारियों के खिलाफ फैल कर रहे थे। पूर्वी मोर्चे पर गति खोने और सहयोगी सेनाओं द्वारा इटली में धकेले जाने के साथ नाजी जर्मनी धीरे धीरे घेरे में आ रहा था। प्रशांत महासागर में जापान के लिए स्थिति बेहतर नहीं थी, क्योंकि वे अपने घर के द्वीपों की ओर वापसी जारी रख रहे थे, जो अब भारत और चीन से उड़ने वाले नए B-19 सुपरफोर्ट्रेस रणनीतिक बम्बरों द्वारा वायु हमलों का विषय बन चुके थे। 1954 के जनवरी में सोवियत बलों ने अंततः लेनिनग्राद की घेराबंदी को उठा दिया। शहर ने लगभग 2.5 वर्ष तक टिका और सीमित टैंक उत्पादन जारी रखा, लेकिन इसका परिणाम आधा मिलियन मृतकों के रूप में सामना करना पड़ा। विशाल सोवियत सेना अब पश्चिम की ओर जर्मनों और उनके एक्सिस सहयोगियों को धकेलती हुई बढ़ रही है। 26 मार्च को सोवियत सेनाओं ने जर्मनों का पीछा करके रोमानिया में प्रवेश किया और 1 महीने में क्रीमिया को पुनः प्राप्त कर लिया। इटली में मोंटे कैसिनो के मठ के आसपास के जर्मन धारण क्षेत्र के लिए युद्ध शुरू हुआ। जनवरी से मई तक सहयोगी ने जर्मनों के खिलाफ 4 महत्वपूर्ण हमले किए, जो उत्तरी इटली की सुरक्षा कर रही थी, पर जर्मन प्रतिरोध ने उन्हें ठुकरा दिया। अंततः 18 मई 1944 को सहयोगी ने तोड़ दिया, 20 मील की रेखा के साथ। इस विजय में सहयोगियों को 50,000 पुरुषों की कीमत चुकानी पड़ी, और जब प्राचीन मठ को सहयोगी युद्ध विमानों ने बमबारी की तो इसका बहुत आलोचना हुई। उसी समय सहयोगी लोग मोंटे कैसिनो में लड़ रहे थे। एक सहयोगी बल ने जर्मन की प्रमुख रक्षात्मक लाइनों को घेरने के लिए अंजियो में प्रवेश किया। यह यूएस आर्मी मेजर जनरल जॉन लुकास की कमान थी, और बीच हेड तैयार करने के बावजूद सहयोगी लोग कांटेदार तार की बाड़ में फंस गए। सहयोगी बलों को मई तक पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया, जब तक लुकास को कमानों से छुट्टी नहीं मिल गई। विजय और अंजियो से कैसिनो निकलने के बाद सहयोगी बल रोम की ओर बढ़े, जहां पहली यूएस आर्मी की इकाइयां 4 जून को पहुंची। दूर पूर्व में जापानियों ने ब्रिटिश सेनाओं को बर्मा से भारत की ओर ढकेलने का मुख्य हमला किया। कुछ प्रारंभिक लाभों और जंगल युद्ध की सामान्य निर्दयता के बावजूद
जापानी रोके गए और फिर पीछे धकेल दिए गए। यह प्रमाणित होता है कि सहयोगी ने युद्ध नहीं जीता, लेकिन उन्होंने जापान के अंतिम मुख्य हमले का सामना किया। प्रशांत महासागर में द्वीप कूदने वाले अभियान जारी रहे। बहुत सारे जापानी छावनियों को अब सामग्री की कमी हो रही थी। जापानी मूल द्वीपों के अमेरिकी नौसेना पनडुब्बी नाकाबंदी के कारण। फिर भी कट्टर जापानी ने सहयोगियों से प्रत्येक इंच भूमि का भुगतान करवाया। अमेरिका के युद्ध में शामिल होने के पश्चात स्टालिन ने पश्चिमी मोर्चे के खुलने की याचना की थी यूरोप में सहयोगियों के दबाव को कम करने के लिए। सहयोगी देशों को देश छोड़ने और सोवियत बलों से जुड़ने के लिए मजबूर किया गया। तानाशाह ने सहायकों को यह विश्वास दिलाया कि पश्चिम सोवियत बलों को कमजोर करने के लिए जानबूझकर देरी कर रहा है। 1944 तक पश्चिमी सहयोगी देश दुर्ग यूरोप पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे, जिससे अब जर्मन और उनके एक्सिस समर्थकों को 3 युद्ध मोर्चों पर संसाधनों को समर्पित करने का दबाव बढ़ा। जैसे हिटलर ने ब्रिटेन पर हमला करने की योजना बनाई थी, सहयोगी देशों को अंग्रेजी चैनल पार करने की असफलता का ध्यान था। सहयोगी देशों को देश छोड़ने पर मजबूर किया गया और उन्हें गर्मी में बनाना पड़ा, क्योंकि बाद का मौसम खतरनाक होगा। इसलिए 1954 के पहले आधे में ब्रिटेन इतिहास का सबसे बड़ा स्थगन पोस्ट बन गया। लग रहा था कि हर भूमि को हवाई अड्डा या पार्किंग लॉट में बदल दिया जा रहा है। जर्मन विमान अभी भी यूनाइटेड किंगडम पर रिकॉन्सांस कर रहे जानते हुए सहयोगी देशों ने जर्मन खुफिया को भ्रमित करने के विचित्र तरीकों पर विचार किया, जैसे इन्फ्लेटेबल टैंक और लकड़ी के विमान, जो उच्च ऊंचाई पर ली गई तस्वीरों में वास्तविक लगते थे। तैयारियों के दौरान सहयोगी देशों ने निर्णय लिया कि वे एक ड्रेस रिहर्सल करेंगे ताकि योजना और उपकरण की कमियां दूर की जा सकें। ऑपरेशन टाइगर के अभ्यास के अनुसार 27 अप्रैल 1954 को डेवनशायर तट पर हमला होने की योजना बताई गई थी। यह अभ्यास एक विपत्ति थी। पहले कुछ सेना दलों ने अव्यवस्थित दृष्टिकोण के कारण समुद्री तोपखाने की गोली चलाई जब वे समुद्र तट पर पहुंच रहे थे। रेत पर डी-डे पर उनकी आग की उम्मीद को अनुकरण करते हुए अमेरिकी और ब्रिटिश जहाजों के बीच रेडियो फ्रीक्वेंसी साझा नहीं की गई थी, जिससे संवाद में भ्रम और कठिनाई उत्पन्न हुई। अंत में रात्रि में उच्च गति जर्मन ई नावों के हमले से अभ्यास बाधित हो गया, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। अभ्यास की असफलता के कारण डी-डे नॉर्मंडी हमले को लगभग रद्द कर दिया गया था। यह क्योंकि बहुत से उच्च पदाधिकारी जो हमले की जानकारी रखते थे गायब हो गए थे। अभ्यास का डर था कि उन्हें पकड़ लिया गया हो। अंततः जून 1954 में सहयोगी देशों ने हमला करने की तैयारी की। ऑपरेशन ओवरलॉर्ड, जिसे सर्वोच्च सहयोगी कमांडर जनरल ड्वाइट डी ने कमांड किया, इसे ऐसे नाम से जाना गया। निर्णय लिया गया कि कैलेस के बजाय, जो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच की छोटी यात्रा थी, सेना को नॉर्मंडी में उतारा जाए। रैफ और यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ने महीनों तक जर्मनों की तथाकथित अटलांटिक वॉल के रक्षा को कमजोर किया, जबकि फ्रांसीसी प्रतिरोध ने क्षेत्र में जर्मन बलों पर खुफिया जानकारी इकट्ठा की, साथ ही परिवहन कड़ियों के सबोताज का नेतृत्व किया। 6 जून को डी-डे ने सहयोगी पैराट्रूपर्स द्वारा नॉर्मंडी के एक विशाल हवाई हमले के साथ शुरू हुआ। वे तट के मुख्य जर्मन रक्षकों को बाहर करने की कोशिश में रेखाओं के पीछे पैराशूट डाले गए थे। सुबह के शुरुआती समय में मुख्य जलथल सेना ने 5 समुद्र तटों पर उतरना आरंभ किया। हर एक को कोड नाम दिया गया था। अमेरिकी समुद्र तट थे, यूटाह और ओमाहा ब्रिटिश के गोल्ड और स्वर्ड तट, कनाडियन का जुनो तट थे। भयानक युद्ध और भारी क्षति के बावजूद भी सहयोगी देशों ने समुद्र तट सुरक्षित करके पश्चिमी मोर्चा खोला। पिछले अनुभवों से सहयोगी देशों ने सीखा कि उभयचर संचालन कैसे अच्छे से करें, जिसने नात्सी अधिकृत यूरोप के आक्रमण की पराकाष्ठा को पहुंचाया। 3 पूरे मोर्चों पर सहयोगी देश अब जर्मनों को पितृभूमि की ओर धकेल रहे थे। सहयोगी देशों के लाभ के बावजूद जर्मन अभी भी अपनी असाधारण तकनीकी क्षमता दिखा रहे थे। प्रवीणता। डी-डे के 1 सप्ताह बाद पहले एक उड़ान बम लंदन पर बरसने शुरू हो गए। यद्यपि उनकी सटीकता युद्ध के परिणामों पर बहुत प्रभाव नहीं डाल सकी, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड के दक्षिण पूर्व को आतंकित कर दिया और सहयोगियों को उनके लॉन्च साइटों की बमबारी पर केंद्रित कराया। इसे बाद में 2 के परिचय से मजबूत किया जाएगा, जो आज के अंतर्महाद्वीपीय मिसाइलों का नक्शा बन गया। जर्मनी ने पहले संचालनीय जेट फाइटर मी 227 का भी परिचय दिया था। हालांकि इन आश्चर्य अस्त्रों का सहयोगियों के लिए अनपेक्षित लाभ था।
हिटलर को जर्मनी के मिसाइलों, रॉकेट फाइटरों और सुपर टैंकों पर इतना विश्वास था कि उन्होंने उनके विकास के लिए अधिक संसाधन भेजे, पारंपरिक लेकिन सिद्ध हथियारों के लिए नहीं। प्रौद्योगिकी की अपरिपक्वता के कारण वे इसे संभाल नहीं सके। सहयोगी ने हिटलर की कल्पनाओं का परिणाम उपलब्ध कराया, जिसने उनके निरंतर विकास के कारण जर्मनी के युद्ध प्रयासों को बाधित किया, क्योंकि वे सीमित संसाधनों को बांध रहे थे। हिटलर के सामान्यों ने उसे बम से मारने का गुप्त षड्यंत्र रचा, लेकिन यह विफल रहा और षड्यंत्रकारियों को फांसी दी गई। जुलाई में रूसी पोलैंड पहुंचे और अगस्त में पश्चिमी सहयोगी ने पेरिस को मुक्त किया। जर्मन संपूर्णतया पीछे हट रहे थे और सहयोगी पूर्व की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। लेकिन फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी ने जर्मनी की हार तेज करने के लिए नीदरलैंड और जर्मनी में राइन नदी के पार पुलों को पैराट्रूपर्स से कब्जा करने की साहसिक योजना बनाई। फिर भूमि सेनाएं पुलों को सुरक्षित करने और सहयोगी सैनिकों को जर्मनी में बांट देने के लिए दौड़ेंगी। यह एक जोखिम भरी योजना थी, जिसने ब्रिटिश जनरल को कहने पर मजबूर किया, हम एक पुल बहुत दूर जा सकते हैं। मोंटी ने ऐसेनहावर को आग्रह किया, पर वह सक्षम नहीं था। उसे ऐसा करने की क्षमता नहीं थी। फिर भी 17 सितंबर को संचालन शुरू हुआ। मार्केट गार्डन नामक संचालन में समस्याओं से भरपूर था। प्रतिरोध अपेक्षित से अधिक था। सभी पुल कब्जा नहीं हुए। जर्मन सेनाओं ने पैराट्रूपर्स को घेर लिया और एक सप्ताह बाद शेष सहयोगियों को वापस लड़ना या समर्पण करना पड़ा। मार्केट गार्डन के बाद सहयोगी पश्चिमी यूरोप में धीरे धीरे प्रगति कर रहे थे, लेकिन जर्मन अभी भी समाप्त नहीं हुए थे। वर्ष समाप्त होते ही जर्मनों ने यूरोप में सहयोगी रेखाओं को तोड़ने के लिए अंतिम प्रयास शुरू किया, दिसंबर में आर्डेन वन में एक आकस्मिक हमले के साथ। अब बल्ज की लड़ाई के रूप में याद की जाती है, जिसका लक्ष्य सहयोगी सेनाओं को विभाजित करना और हमले में शामिल 1200 जर्मन टैंकों का संचालन सहयोगी ईंधन स्टॉक्स पर कब्जा करने पर आधारित था। हमला ने सहयोगियों को असतर्क कर दिया, जो खराब मौसम के कारण हवाई सहायता के बिना थे। हालांकि जनवरी 1945 में मौसम में सुधार हुआ, जिसने सहयोगियों को शक्तिशाली हवाई हमले शुरू करने की अनुमति दी, जिसने जर्मनों को अपनी मुख्य रक्षात्मक लाइनों की ओर वापस हटने के लिए मजबूर कर दिया। फिर भी विजयी होने पर भी यह युद्ध यूएस सेना के लिए यूरोप की सबसे खूनी लड़ाई थी। 25 अक्टूबर को प्रशांत महासागर में लेट गल्फ की लड़ाई में सहयोगी बलों को अपनी रक्षात्मक लाइनों पर वापस जाना पड़ा और उन्होंने जापानियों के नए आतंक कामिकाज का सामना किया। ये जानबूझकर जहाजों में उड़ाए गए विमान मानव युक्त मिसाइल बन गए थे और कुछ जापानी एडमिरलों की मान्यता थी कि यही सहयोगी नौसेनाओं के खिलाफ ज्वार बदलने का एकमात्र तरीका था। आत्मघाती कार्यों की धर्मनिष्ठा में ऐसा विश्वास था कि स्वयंसेवकों की कोई कमी नहीं थी। बाद में कामिकाज धर्मनीति सहयोगी बॉम्बर्स के साथ सहयोग करेगी और विशेष रूप से विकसित रॉकेट शक्ति भी शामिल होगी। बल्ज की लड़ाई के उपरांत अधिकांश लोगों के लिए नात्सी जर्मनी का पतन स्पष्ट था। बचा हुआ केवल अंतिम प्रतिरोध को समाप्त करना था। 1945 मार्च में सहयोगी सेनाओं ने राइन पार किया और थोड़ी ही देर में V1 बम ब्रिटिश भूमि पर आखिरी बार गिरा। हालांकि जर्मनी के लिए वायु हमले केवल तीव्र होते गए। अप्रैल में 2 दिन की अवधि में ड्रेसडेन को 1300 से अधिक अमेरिकी और ब्रिटिश बम्बरों ने हिट किया। उसी अप्रैल में रूर में अंतिम जर्मन प्रतिरोध को दबाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप चौंकाने वाले 3,70,000 जर्मन सैनिक बंदी बनाए गए। पूर्वी मोर्चे पर रूसी सैनिक ने पोलैंड को पार कर पूर्वी जर्मनी और ऑस्ट्रिया में घुसपैठ की और 13 अप्रैल को वियना को कब्जा किया। आगे बढ़ते समय पोलैंड में हजारों जर्मन फंस गए और विल्हेल्म गुस्तलोफ जहाज पर समुद्री रास्ते से भागने की कोशिश की। सोवियत पनडुब्बी ने जहाज पर टॉर्पीडो हमला किया, जिससे करीब 10,000 जर्मन सैनिक और नागरिक मर गए। इतिहास की सबसे भयानक समुद्री दुर्घटना बन गई। इटली धीरे धीरे सहयोगी दलों के नियंत्रण में आते समय बेनितो मुसोलिनी और उनकी प्रेमिका को कम्युनिस्ट योद्धाओं ने 2-8 अप्रैल को उत्तरी इटली में मार दिया। इसी दौरान हिटलर और उनकी प्रेमिका ईवा ब्राउन बर्लिन के उनके बंकर में वापस हो गए थे, जहां उन्होंने अंत तक रहने की योजना बनाई थी।
वहां रहते हुए उन्होंने अपने मन में वापसी की और अपनी विश्वसनीय दुनिया ने उनकी राइज को बचा लिया। 1945 में 16 अप्रैल को सोवियतों ने बर्लिन के आउटस्कर्ट्स तक पहुंचकर नाजी जर्मनी के इतिहास का अंतिम अध्याय शुरू किया। 2 सप्ताह से अधिक सोवियत सेना ने बर्लिन के अवशेषों में बम किए और अपना रास्ता बनाया, जो निराशाजनक लेकिन रोचक दृश्य था। लगभग 3 साल पहले स्टालिनग्राद की घटना के समान हर नागरिक, जिसमें 12 साल के लड़कों को भी जर्मन सैनिकों की वर्दी दी गई, शहर की रक्षा में लगा दिया गया था। शहर की रक्षा करने वाली एक असामान्य इकाई में वाफन एसएस के लोग शेर की पहचान वाले एक समूह थे। वे ब्रिटिश पीओडब्ल्यूज थे, जिन्होंने अपनी आनुवांशिक शुद्धता की पुष्टि के बाद पक्ष बदलने के लिए स्वयंसेवी दावेदारी दी थी। युद्ध के कारण सोवियत सेना की शहर की लड़ाई प्रभावित हुई। युद्ध के कारण सोवियत सेना की शहर की लड़ाई में अनुशासन की कमी से पीने, लूटने, हत्या और सामूहिक बलात्कार हुए। हिटलर के बंकर में डर और पागलपन ने अंतिम जर्मन नेताओं पर हावी रहा। अंततः 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने खुद को ही मार डाला। उन्होंने अपने गार्ड्स को अपने दाह संस्कार के निर्देश दिए, क्योंकि उन्हें मुसोलिनी के शरीर के साथ किए गए व्यवहार को देखकर डर लगा था। उनके फ्यूरर की मृत्यु के बाद बर्लिन ने 2 मई को समर्पण किया, लेकिन जनसंख्या पर होने वाले सामूहिक बलात्कार और लूटपाट चलते रहे, जिसमें सोवियत बलों ने 8 साल की लड़कियों का भी सामूहिक बलात्कार किया। सोवियत अधिकारियों का शहर में कारों में भ्रमण और अपने नष्ट हो चुके घरों से खाना खोजने के लिए बाहर आई महिलाओं का उत्पीड़न सामान्य था। राजधानी शहर की हार, नेता की मृत्यु और देश के पूर्ण पतन के बाद बचे हुए जर्मन सैन्य इकाइयों ने सहयोगियों की ओर आत्मसमर्पण के लिए दौड़ा। 8 मई को जर्मन सेना के अंतिम लोगों ने समर्पण किया और वीई दिवस यूरोप की विजय घोषित हुई। प्रशांत महासागर में लड़ाई जारी रही और जापानी अधिक हताश और रक्त पिपासु होते गए। फरवरी में ईवो जिमा की लड़ाई जापानी स्थितियों के खिलाफ तीव्र 3 दिवसीय नौसेना बाराज के साथ शुरू हुई। उसके बाद की लड़ाई में अमेरिकी लगभग 7,000 पुरुषों को खो देंगे, जबकि द्वीपों पर तैनात 20,000 से अधिक पुरुषों का 99% जापानी खो देंगे। 1945 की 1 अप्रैल को अमेरिकियों ने ryukyu द्वीपों को साफ करने का प्रयास किया, जिसमें ओकिनावा का मुख्य द्वीप शामिल था। यह साझेदारों का अंतिम अभियान था, जो जापान पर हमला करने से पहले द्वीप उछलने का था। 3 महीने की लड़ाई में अमेरिकी 20,000 और खो देंगे, क्योंकि जापानी लोग अंत तक लड़ते रहे, यहां तक कि उनके कमांडर ने भी आत्महत्या कर दी बजाय समर्पण करने के। कई सैन्य योजनाकारों ने इन आंकड़ों को देखा और उन्हें यह समझने लगा कि जापानी गृह द्वीपों के आक्रमण की योजना जीवनों के हिसाब से अत्यधिक महंगी होने वाली थी और लड़ाई शायद कम से कम 2 और वर्षों तक चलेगी। युद्ध को जल्दी समाप्त करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। युद्ध से कई वर्ष पहले परमाणु की ऊर्जा को शक्ति के स्रोत और हथियार के रूप में कैसे हार्नेस करने के बारे में कई सिद्धांत रखे गए थे। विंस्टन चर्चिल विशेष रूप से इस अनुसंधान में रुचि रखते थे और उन्होंने इसके सैन्य उपयोग पर पत्र भी प्रकाशित किए। ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी और जापान में प्रारंभिक कार्य शुरू हुए थे, पर युद्ध के आरंभ होने पर ब्रिटेन ने सुरक्षा को प्राथमिकता दी और अनुसंधान प्रयासों को रोक दिया। हालांकि पर्ल हार्बर के बाद अमेरिका ने ब्रिटिश और कनाडियाई साथियों के साथ मिलकर अपनी परियोजना शुरू की, जिसे बाद में इतिहास का सबसे शक्तिशाली हथियार परमाणु बम कहा गया। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंतर्गत वैज्ञानिकों ने कठिनाइयों का सामना किया। 1945 के दौरान दुनिया का पहला परमाणु बम विकसित हुआ। 1945 की 16 जुलाई को न्यू मैक्सिको के अलामोगोर्डो रेंज पर पहली सफल परमाणु बम परीक्षण की गई, जिससे साबित हुआ कि अब सहयोगी देशों के पास अकथनीय शक्ति का हथियार है। हथियार को जापान में एक लक्ष्य तक B-19 सुपर फोर्ट्रेस बॉम्बर द्वारा ले जाने की संभावना जांचने के बाद, रूजवेल्ट की मृत्यु के बाद जो ट्रूमन ने उनकी जगह ली, उन्होंने हिरोशिमा के खिलाफ इसका उपयोग मंजूरी दी। 1945 की 6 अगस्त को शहर को B-19 सुपर फोर्ट्रेस एनोला गे द्वारा गिराए गए एक परमाणु बम ने नष्ट कर दिया। बम, जिसका कोड नाम लिटिल बॉय था, उसकी विस्फोटक उत्पादकता 15,000 टन TNT के बराबर थी और उसने 1 लाख से अधिक लोगों की जान ले ली।
ट्रूमन ने तत्काल जापानी समर्पण की मांग की या उन्होंने धमकी दी कि वे और अधिक परमाणु बम हमले करेंगे, जिसे वह विनाश का काल कहते हैं। ट्रूमन ने समर्पण नहीं होने पर एक और हमले का आदेश दिया, इस बार कोकुरा पर, लेकिन बादलों और धुआं ने इसे ढक लिया। इसलिए B-19 बॉक्सकार ने द्वितीय लक्ष्य नागासाकी की ओर उड़ान भरी। सुबह 11:02 बजे बम ने 21,000 टन TNT का विस्फोट किया, जिससे 80,000 से ज्यादा लोग मर गए। 15 अगस्त को जापानी सम्राट ने घोषणा की कि देश को सहयोगियों के समर्पण करना है, जिसका औपचारिक हस्ताक्षर 2 सितंबर को हुआ, जिसे अब VJ दिवस के रूप में याद किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत। हमें कभी नहीं पता चलेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में कितने लोग मरे थे। अनुमानित 60 मिलियन लोग, जो 1940 की वैश्विक जनसंख्या का 3% हैं, भयानक संख्या है। युद्ध के बाद नाजी और जापानी युद्ध अपराधों की व्यापकता का खुलासा हुआ, जिसने इन अपराधों के लिए नरसंहार की श्रृंखला की ओर आग्रह किया। हालांकि जिम्मेदार सभी लोगों को न्याय नहीं मिला। तानाशाह नाजी डॉक्टर जोसेफ मेंगेले, जिन्होंने जुड़वाओं पर प्रयोग किए, दक्षिण अमेरिका में भाग गए और वहां 1979 में मर गए। पहले जापानी डॉक्टर शिरो इशी ने अपने अनुसंधान इकाई 731 के अनुसंधान को सोवियतों के हस्तांतरण के डर से अमेरिकी सरकार को बेच दिया। इतिहास में कोई अन्य युद्ध इतना नहीं बदला है, न केवल राजनीतिक दुनिया बल्कि रोजमर्रा की दुनिया। युद्ध समय की प्रौद्योगिकियां जैसे जेट इंजन, रॉकेटरी और नई संचार उपकरण अब हमारे दैनिक जीवन में समाहित हैं। जर्मनी द्वारा लंदन पर फेंके गए 2 रॉकेट्स ने पहले अंतरिक्ष यात्राओं के लिए पथ प्रशस्त किया, जिसने संचार में कुशलता और हमारे ग्रह की बेहतर समझ प्रदान की। विमान प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से जेट इंजन की प्रगति ने विश्व यात्रा को सभी के लिए सुलभ कर दिया, न केवल कुछ विशिष्ट लोगों के लिए। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के अंत पर हमारे समय में शांति नहीं आई। विजयी सहयोगी त्वरित रूप से एक दूसरे पर झूम गए, मानते हुए कि अगले युद्ध में वॉशिंगटन और लंदन मॉस्को के खिलाफ होंगे। जर्मनी को पूर्व और पश्चिम में बांट गया था, जो शीत युद्ध का पिछला दृश्य बना, एक ऐतिहासिक काल जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध की धरोहर ने मानवता के पुनः नष्ट होने की धमकी दी।